वेलकम टू HPS सिंप्लीफाइड। आज हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा है। ये जो हमारी DPQ सीरीज है ये आपकी वीकली 3 डेज चलेगी। जो मेनली टारगेट करेंगे आपके हिमाचल प्रदेश पटवारी, होमगार्ड या आप HP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, SSC GD की तैयारी कर रहे हो, उन एग्जाम के लिए आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज मैं आपको बता दूं, ये आपको HPS सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि अ सम बिकम्स 13,310 इन 2 years एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने बताना है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। एक राशि 2 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,310 हो जाती है, मूलधन ज्ञात करें। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन दी हुई है, एक सम में सम को ही प्रिंसिपल कहते हैं जो कि 13,010 बन जाता है। यानी कि यहाँ पे हमें जो चीज गिवन है वो है हमारी दोस्तों अमाउंट। अमाउंट है हमारा 13,310 रुपीज। ठीक है। रेट भी हमें सभी का दिखाई दे रहा है, रेट हमारा 10% है। और हमारा यहाँ पे टाइम है 2 years का। अगर आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, देखिए जैसे कि अमाउंट का हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका आता है प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 इंटू आपका टाइम टेकन। ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है CI का। ठीक है, ये बेसिक पैटर्न होता है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना हमारा अमाउंट है, हमें पता चल गया 13,310 रुपीज। अब प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल को ही दोस्तों सम कहते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ही होता है। +1+R की वैल्यू हमें दी है 10/10 100 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली वे में। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे काटा 10 से, मेरा 10 कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा जैसे कि आप देख सकते हैं 13,310 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो आपके पास आएगा 11/10 का होल स्क्वायर आपका आएगा। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 13,310। अब सभी को पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 121 होता है, और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब मुझे क्लियरली पता चल रहा है 11 11 जा होते हैं 21, और 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, एंड 11 1 जा 11 0। देखिए मुझे यहाँ से पता था कि 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, इसलिए मैंने यहाँ से, अब मैंने 11 से इसको काट दिया, 11 11 जा 121, 110। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं तो प्रिंसिपल आपका इस साइड है। अब देखिए ये 100 आपका इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एज इट इज आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई आपका 100 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लग रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपकी सही आंसर था। ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने फॉर्मूले के माध्यम से किया। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका एक और बेसिक ट्रिक है करने का, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको उस क्वेश्चन को समझा सकूं। ये था बेसिक पैटर्न, इस तरीके से हम कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे बेसिक मेथड से हमने कर लिया। अब हम करेंगे जैसे कि एग्जाम में करते हैं। हमें पता होता है दोस्तों 10% की वैल्यू होती है 10/100, जो कि हमारे पास होती है 1/10। देखिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये वैल्यू हमारी होती है प्रिंसिपल की, और ये होती है बढ़ी हुई वैल्यू। तो हमारी पहले साल में अमाउंट प्रिंसिपल 10 से क्या वैल्यू हुई, 11 हुई, ये 1 साल की थी। तो 2 साल की हमारी कितनी हुई, 10 से कितनी हुई, 11 हुई, ये 2 साल की मेरे पास वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे मैंने क्या बना 100, और ये मेरा बन गया 121। क्यों, पहले साल में 10 से 11 बढ़ी, फिर से बढ़ी 10 से 11 आपकी बढ़ी। दोस्तों तो यहाँ से आपको जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल, और ये आपका क्या बना, अमाउंट।
तो अब टोटल प्रिंसिपल था आपने इतना करवाया हुआ और अमाउंट आपका बन गया 121। अब देखा यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या दिया है, अमाउंट 1331 दिया होता है और अमाउंट की वैल्यू हमने इस मेथड से क्या निकाली 121 और प्रिंसिपल कितना है आपका 100। 11 11 जा 11 121 0 11 11 जा। तो देखिए इस मेथड से हमने इतने जल्दी इस क्वेश्चन को कर लिया जो मैंने आपको कोर्सेज में बताया हुआ है पटवारी के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दो मेथड मैंने आपको बता दिए। चलिए अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, पहले आप इसको ढंग से पढ़ लें। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ येलो कलर से एंड ग्रीन कलर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इफ 18 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 9 डेज। यदि 18 व्यक्ति 15 दिनों में कार्य पूरा करते हैं तो 9 दिनों में कितने व्यक्ति चाहिए। देखिए ये होता है आपका MDH कंसेप्ट, जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए MDH यानी कि मैन डे हावर, M2 D2 H2 डी, यहाँ पे D1 ले लो, ये 1 है 1 है। M रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा मैन को, D रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा डे को और H यहाँ पे हावर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने बोला है 18 व्यक्ति, 18 व्यक्ति मैन की जगह 18 थे और डे बताया हुआ है 15, हावर नहीं बताए हैं इस केस में, तो हावर लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर दिए होते तब हम मल्टीप्लाई करते, इज इक्वल टू। अब दूसरे यहाँ पे हाउ मैनी मैन, M2 यानी कि हमें नहीं दिया हुआ है और डे 2 इसका दिया हुआ है कि इसने 9 दिनों में काम कंप्लीट किया है। इस तरीके से करना है। 9 2 जा कितने होते हैं आपके 18, जो कि M2 आपके पास आ जाता है 30। तो ये आपका MDH कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी के ऊपर दोस्तों जा सकते थे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, ग्रीन कलर से पढ़िएगा पहले इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले येलो कलर के हाईलाइट से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द प्रेजेंट एज यानी कि आज की बात कर रहा है, ए एंड बी आर इन रेशो 4:5। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद उनकी रेशो 5:6 हो जाती है। तो ए की प्रेजेंट एज क्या है। हिंदी वाले देखेंगे ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया था प्रेजेंट एज। अब यहाँ से इन्होंने प्रेजेंट एज की बात की गई थी, तो प्रेजेंट एज में ए और बी का रेशो, कभी भी याद रखना रेशो में अगर तुम्हारी वैल्यू है 4:5 तो उसमें एक वेरिएबल ले लेना चाहिए x। ठीक है, क्यों, ये x को ही काट देगा तब भी ये 4:5 ही बनेगा। तो आपको एक वेरिएबल लेना होता है रेशो के केस में, ये बात हमेशा मेरी याद रखनी है। ठीक है, SSC GD में पूछा गया प्रश्न था। अब इस क्वेश्चन ने पूछा कि 5 साल बाद, तो 5 साल में ए की एज भी बड़ी होगी, बी की एज भी बड़ी होगी, जो कि कितनी होगी 5:6। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोलना चाहता है कि 4x + 5 अपॉन 5x + 5 हो जाता है, तो रेशो क्या बढ़ जाती है आपकी 5:6 बन जाती है। ये क्वेश्चन ने यहाँ पे कहा है, जो मैंने इस मेथड से आपको से। अब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 24x प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा 30 इज इक्वल टू 25x प्लस आपके पास 25। इस 25 को इस साइड ले जाओ, 24 को इसको परली साइड ले लो, तो साइन मिन में डिफरेंस आएगा। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया 30 - 25 आ गया आपका इज इक्वल टू 25x। अगर 24 परली साइड चला गया तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से 25x से 24x कर रहा तो हमारे पास x बचा, यानी कि हमारे पास 5 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से प्रेजेंट एज क्या पूछी है इसने, ए की, तो ए की प्रेजेंट एज हमने वेरिएबल में मानी है 4x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। तो 4 5 का कितना हुआ हमारे पास 20 हुआ, तो 20 यहाँ पे ऑप्शन ए में है। अगर बी की पूछी होती तो हमारी 25 आ जानी थी, तो यहाँ पे ए की पूछी गई थी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों ने यहाँ पे जाना है।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट मैंने कैसे आपको यहाँ पे करवाया। अब देखिए पॉलिनोमियल्स के आपके सामने कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अब आपके यहाँ से पढ़िए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास दिया है एक साइड LHS 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 3x प्लस 11 MP पटवारी में ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से ये एक अलग वेरिएबल है, ये वेरिएबल है VB और ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, आपको मैंने ये अलग चैप्टर में बताई हुई है अपने कोर्सेज में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5x आपका एक वेरिएबल, पहले सेम वेरिएबल को इकट्ठा, अब 3x इधर चला जाएगा तो माइनस 3x आ जाएगा, 11 यहाँ पे प्लस का है, 9 परली साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। अब देखिए ये आपके पास क्या बना, 2x बन गया और ये आपके पास बन गया 20। तो x की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे निकाल दी 10, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई आपकी 10। तो ऑप्शन सी के साथ आपने यहाँ पे जाना था, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप करिएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अ ट्रेन 300 मीटर मीटर लॉन्ग क्रॉस ए पोल इन 15 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। 300 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड के खंभे को पार करती है, गति ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे ट्रेन की आपको लेंथ दी है LT, लेंथ ऑफ ट्रेन है 300 मीटर और टाइम उसने बोला है 15 सेकंड। पहले तो ये देखो, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड की मैंने तो 300 मीटर अपॉन 15, तो ये आपके पास आया 20 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है यहाँ पे, आपको किस में जाना है, आपको किलोमीटर पर हावर में जाना है। तो अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सभी को पता है। अब 1 मीटर में कितने होंगे, 1/1000 होते हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे देखिए 20 मीटर पर सेकंड को तो 20/1000 से करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड को मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई 3600 से करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 72 आ जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ ये सेकंड वाला केस कैसे आया। हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, समझिएगा 60 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने होंगे, 1 आवर अपॉन 3600। तो इस केस से जब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो ये आया 20/1000 मल्टीप्लाई 1/3600, इसीलिए ये आपका ऊपर चला गया। क्यों, हमने देखा 20 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू आ रही थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब तो इसलिए मेरी यहाँ पे ऑप्शन बी 72 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे हमारा सही रहना था। अब यहीं से आपके सामने दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 था, इस क्वेश्चन को आपने करना है और ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में करवाया है LCM एंड HCF में। अब यहाँ से HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछना चाहता है। अब 6, 3, 0, 9, 4, 5 जो इन दोनों में कॉमन आपको लग रहा है तो ये दोनों 5 से कट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 पे कट सकता है। 5 12 जा 16, 5 6 जा 126 से करेंगे तो ये आपके पास ऐसा रिजल्ट दे देगा। 5 1 जा 5, यहाँ पे 4 आ जाएगा और 8 जा और 189। क्या ये 3 से चला जाएगा, 3 से भी ये चला जाएगा दोनों। तो यहाँ पे आपके देखा 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर से चला जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब मुझे यहाँ से क्लियरली लग रहा है, बताइए ये दोनों भी 7 से जा सकते हैं। 7 2 जा 40, 7 3 जा 31। अब 2 3 सेम डिजिट से नहीं जा सकते, तो यानी कि ये HCF काउंट में नहीं आएंगे क्योंकि 5 दोनों को कर पा रहा था, 3 भी दोनों को कर पा रहा था, 3 भी दोनों को कर पा रहा, 7 भी। 5 3 जा कितने होते हैं, 15, 15 3 जा कितने होते हैं आपके 45, 45 को आप 7 से करेंगे, 7 5 जा 35, 3
7 4 जा आपके होते हैं 28, 21, 31। तो 315 आपका यहाँ पे सही आंसर रहना था। कई इसको इस तरीके से भी करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे पहले, ठीक है, फिर यहाँ पे इसके फैक्टर निकालेंगे। ये मैंने वही काम किया हुआ है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो 315 आपका यहाँ पे सही आंसर रहना था। तो चलिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर आपने मुझे बताना है। आई होप आपने सोच लिया होगा, मैंने बताया था 0.2 मल्टीप्लाई 0.02। अगर ये चीज पता ना चले तो इसको कर दो 2/10, क्योंकि डेसिमल के आगे 1 डिजिट है। 2/100 आप लोग यहाँ पे कर देंगे। 2 जा यहाँ पे 4 अपॉन यहाँ पे आपके सामने 40 बन जाता है, सॉरी 30 बन जाएगा। तो अब 0.124 ये आंसर आएगा, क्योंकि तभी आप इसको लिख पाएंगे इस तरीके से। तो कौन सी ऑप्शन आपको लग रही है यहाँ पे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि 3 डॉट्स आपने लगा देने हैं, उसके आगे ही आपका 4 आएगा, ठीक है। अब चलिए, आपके सामने यहाँ पे एक और प्रश्न है। मैंने आपको ये प्रॉफिट लॉस में समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक डीपी डीपीक्यू का मतलब है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब देखिए, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 1800 है, और प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे दोस्तों कितना है? 20% है। पहले खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए, आप प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे भी कर सकते हैं, बेसिक बताऊं तो कई करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे कर सकते हैं कई, ठीक है। क्योंकि उनको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो वो ऐसे करेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज की जगह मैंने 20 वैल्यू भरी, प्रॉफिट यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू मेरे पास 1800 है, और सेलिंग प्राइस मेरे को नहीं पता है, ये वैल्यू मैंने प्रॉफिट की इधर डाल दी। बेसिक मेथड बता रहा हूँ। अब कॉस्ट प्राइस आपने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे आपने 100 किया। मुझे पता है 25 आपके होते हैं यहाँ पे 100, तो ये सीपी यहाँ पे चला गया। तो सीपी इज इक्वल टू 0 ये आपका बन जाएगा 90 माइनस 5 सीपी आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। जब आप अब ये 5 सीपी जब इस साइड चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या रिजल्ट देगा दोस्तों? ये बन जाएगा 6 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 90,000। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आई आपके पास? 90,000 अपॉन 6। तो अब काटिए इसको, क्या आ सकता है? 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 1500 यहाँ पे ऑप्शन बी आपकी सही रहनी थी। ये था एक बेसिक मेथड जो हम लोग करते हैं फॉर्मूले के माध्यम से, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये था एक बेसिक मेथड जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब कई ऐसे सोचेंगे कि जी ये हमारा प्रॉफिट है, 20% की वैल्यू होती है हमारे पास 20/100, जो कि मेरे पास होती है वैल्यू दोस्तों 1/5 की, जब आप इसको काटेंगे। मैंने कितनी बार बोला, दिस इज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द, यानी कि जो बेस प्राइस है, अगर परसेंटेज अगर एसआई का है तो ये क्या है? प्रिंसिपल है। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये तुम्हारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। हमें पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जिसको नहीं पता चल रहा है, अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 6 रहा होगा, क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस 6 था, 1 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस मेरा 6 रहा होगा। तो यहाँ से मैंने बताया 1800 वैल्यू किसकी है? सेलिंग प्राइस की, तो 6 लिख देना था। और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है? 5 है। 6 3 जा 18 0 1500। जब हमने आपको ये पटवारी का कोर्स करवाया हुआ है, तो उसमें मैंने ये पूरी डिटेल बताई थी परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हमने करना था। तो एचपीएस सिंप्लीफाइड है, तो आप चाहे पटवारी की या एचएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। और ये हमारी वेबसाइट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, www.hpassimplified.com। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं फिर से। आज का एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ, इन्होंने लिखा हुआ है कि A can do a work in 25 day, B can work in a 36 day. How many day complete work together? ठीक है, ये आपसे पूछा है टाइम एंड वर्क का। हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? टाइम का हमें पता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी,
यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि ए ने वर्क किया है 24 डे, बी ने वर्क किया है 36 डे। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम आपको सिखाया कि एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर मैं लेता तो यहाँ पे 24 36 लेता, तो आप काटते 6 4 जा 6 6 जा, ठीक है। फिर आप 2 से लेते, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 लेते आप, फिर यहाँ पे आप फिर से 3, तो यानी कि 12 12 2 आपका होता है 24, 24 3 जा 72। मुझे पता था यहाँ पे 72 ही एलसीएम आएगा। तो ये 72 क्या बोलता है, ये बताता है तुम्हारा टोटल वर्क, जो यहाँ पे मैंने बताया टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क। तो 24 से 24 3 जा 72, ये क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है ए की। 36 2 जा 72, ये बी की एफिशिएंसी है। हमें क्या बोला है, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब देखो टोटल वर्क कितना है, 72 है। एफिशिएंसी पूछा है कंप्लीट टुगेदर, दोनों ने, तो ए एंड बी की कितनी है, 3 + 2, जो कि आपके पास आएगी 72/5। हमें क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे सिर्फ डेसिमल में एक ही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर रहना था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया। अब चलिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन है, मुझे पता है अंडर रूट, ये अगर ऐसे दिया हो ना सिंपल तो अंडर रूट, अगर ऐसे दिया होता तो क्यूब रूट, अब पता है अंडर रूट। अब मुझे पता है इनके पहले यूनिट डिजिट में देखो, 6 के यूनिट डिजिट में 6 है, तो ये इसका स्क्वायर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो क्या ये डिजिट के लास्ट में 6 है, तो यहाँ से 46 को काटो, 46 तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यानी कि 9 लास्ट में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गलत करेंगे, क्यों, क्योंकि 9 आ रहा है। अब 9 के, अब हमें पता है 9 का स्क्वायर क्या होता है 1, क्या यहाँ पे 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे 48 आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है। अब चलिए एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये कंसेप्ट समझाया था मैंने सक्सेसिव का, ठीक है। वैसे ही उसी से रिलेटेड ये है, इन्होंने कहा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 50% एंड डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट चेंज। तो आपको सक्सेसिव का कंसेप्ट बताया था कि सक्सेसिव इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 हमारा दोस्तों होता है। यहां से याद रखो कि मैंने समझाया था जब इंक्रीज है यानी कि एक इंक्रीज है, फॉर एग्जांपल ए इंक्रीज है, ए की वैल्यू 50% है, बी मतलब घटा रहा है यानी कि -20% से वो घटाने की कोशिश कर रहा है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या आई आपकी +50, बी की वैल्यू क्या है -20, तो -20 लिखना, फॉर्मूला यही यूज होगा, +50, बी की वैल्यू क्या है -20 अपॉन यहाँ पे आपने 100 कर दिया। मुझे पता है इस जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 50 में से 20 को आपने घटाया तो ये आपके पास कितना बचा 30। अब 5 2 जा 10, पर यहाँ पे कैसा साइन है माइनस का, तो ये आएगा -10। तो आपके पास यहाँ पे आई 20, वैल्यू किस चीज की आई, पॉजिटिव की वाली आई, इट मीन 20% आपका क्या होगा इंक्रीज होगा। इसका अर्थ क्या है 20% इंक्रीज, इस बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब लिस्ट कॉमन फैक्टर आपने बताना है 96 एंड 144 का, तो ये मैं देता हूं आपके लिए होमवर्क, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आपने मुझे एचसीएफ भी बताना है, एचसीएफ क्या है इसका और एलसीएम क्या है, मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अब चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि एलजेब्रा मैंने आपको करवा दिया है, तो देखिए कुछ होते तो कईयों ने क्या करना था यहाँ पे कि क्या एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 5 आएगी, लेकिन प्लस माइनस की आएगी, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कईयों के मन में डाउट है कैसे कैसे है, मैं पहले एक रीजन बता दूं, एक्स स्क्वेयर -5 स्क्वेयर मैं इसको लिख सकता हूँ यस और नो, ये बताओ पहले। अगर यस है तो आप ठीक है, ये मुझे ए स्क्वेयर -b स्क्वेयर लग रहा है, तो x-5 x+5 मुझे ये लग रहा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x-5 को पहले करेंगे इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे बोलेंगे कि x+5 इज इक्वल टू 0, ये कहा है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई -5 और यहाँ के x की वैल्यू क्या है 5। एक और मतलब भी है यहाँ पे इसका, ठीक है, ये एक रीजन ये हो गया, और एक ये रीजन हुआ कि स्क्वेयर की वैल्यू, चाहे स्क्वेयर में हम पॉजिटिव वैल्यू भर दें चाहे नेगेटिव वैल्यू भर दें, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है।
तो याद रखना, तो इस केस में आपका ये रिजल्ट रहेगा +-5 आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आपके सामने एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जो मैंने कंसेप्ट आपको करवाए हैं उसी से मैं यहाँ पे DPQ आज लेके आया हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। अ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट एंड स्टिल गेन्स 25% इफ द कॉस्ट प्राइस इज 800, फाइंड द मार्केट प्राइस। इसने बोला है दुकानदार 20% छूट देकर 25% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 800 है तो अंकित मूल्य आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। ज्ञात कीजिए कितना आपका यहाँ पे अंकित मूल्य रहेगा, ये आपने मुझे यहाँ पे बताना है। पहले आप खुद से कोशिश करें इसका क्या आंसर आ सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो पहले तो यहाँ पे एक चीज दी है कि कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 800, ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई 800 है। क्वेश्चन है गिवन दिया, डिस्काउंट लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और याद रखना कभी भी मैंने ना अगर प्रॉफिट कमाया हो तो वो कॉस्ट प्राइस पे कमाया होता है, मार्केट प्राइस पे नहीं कमाया होता, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 800 है, कॉस्ट प्राइस 800 है। याद रखना कि प्रॉफिट हमने कॉस्ट प्राइस पे कमाया होता है, मार्केट प्राइस में नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, जितने में हमने खरीदा होता है। कॉस्ट प्राइस 800 का है और मुझे पता है 25% गेन की वैल्यू क्या होती है, तो मैं यहाँ पे अब 25% मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4। अब ये नहीं होना चाहिए कि 1/4 कैसे है, तो 4 वैल्यू मेरी किसकी थी, कॉस्ट प्राइस की। कितने का प्रॉफिट कमाया, +1 का, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस में एक वैल्यू इंक्रीज होके तो 5, तो 5 यहां से मैंने लगा लिया आइडिया कि मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा 1000 रुपीज। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये आपको पूरा कंसेप्ट बताया गया है। अब चलिए यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे बोला है शॉपकीपर ने 20% का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 20% का डिस्काउंट उसने कहाँ पे दिया है, यानी कि उसने 20% का आपको क्या दिया है, उसने 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, 20% का उसने डिस्काउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब कहा गया है 20% डिस्काउंट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट आपका होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है आपका डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास आ गई 1/5, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ से आपको ये चीज बतानी होगी कि जो ये 5 दोस्तों, ये जो वैल्यू है 5 किस चीज की यहाँ पे वैल्यू है, तो 5 ये यहाँ पे है मार्केट प्राइस की वैल्यू, और ये किस चीज की वैल्यू है, ये आपका डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने का है, 1 का है, मार्केट प्राइस कितने का है, 5 का है, माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई कितनी, 4 आ गई, और मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे MP निकालना है, तो कैसे निकालूं, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है 1000, और सही यहाँ पे कितनी निकाली हमने परसेंटेज से, तो 4 है, और मार्केट प्राइस कितना है 5 है। तो ये जैसे आप निकालेंगे ये 25/250, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1250 आपका यहाँ पे सही आंसर आना था। तो ऑप्शन बी के साथ आपने यहाँ पे जाना था, तो इस बात का आप लोगों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आपके सामने एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे एवरेज से। क्वेश्चन ने कहा है द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 18, वन नंबर इज 43 इज रिमूव्ड, फाइंड द न्यू एवरेज। अब देखो हमें पता है एवरेज होता है टोटल सम, ठीक है, टोटल सम अपॉन टोटल अपॉन कितने नंबर है, टोटल सम टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है, ये हमें पता है। क्वेश्चन को देखो यहाँ पे एवरेज की वैल्यू, एवरेज है 25 और टोटल सम हमें निकालना है, और हमारे पास टोटल नंबर है 18। तो यहाँ से टोटल सम हमारे पास आया 25 मल्टीप्लाई 18, 18 5 जा कितने होते हैं 90, 9 चला गया, 18 2 जा 36, 36 6 42, तो 3 और ऐड हुए 450 आपके पास यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया टोटल सम। इसने बोला एक नंबर रिमूव कर दिया, एक नंबर रिमूव कर दिया, तो यानी कि इसको -43 कर दिया गया है। -43 जब मैंने किया तो ये मेरे पास आ गया 407। 400 जब मैंने एक नंबर रिमूव कर दिया तो 25 में से कितने आ गए, 24 आ गए ना।
एक नंबर तो रिमूव हो गया। तो 407 को मैंने यहाँ पे 24 से अब डिवाइड करना है, क्योंकि ये मेरे एवरेज तभी निकलेगी, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, एक नंबर को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे न्यू एवरेज आपके सामने जैसे कि आ रहा है 407, 407 अपॉन 24, 24 बन जाए 24, ये आपके पास आ गया 167, 2 3 4, यहाँ पे 24 टू जार 3 जार 72 हो जाते हैं इसके, 6 जार चला जाएगा, ये 6 4 जार 24 टू 144, जो कि यहाँ पे आपके पास देगा 3 2 23, ये आपके पास दे रहा है। तो लगभग ये दोस्तों आपके सामने लगा लीजिए 6 पॉइंट थोड़ा सा ही फर्क है 17 में, बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क है, यानी कि एक रिमाइंडर का फर्क है, यानी कि 17 आपका यहाँ पे सही आंसर रहना था। ठीक है, तो इस बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, और बी ऑप्शन ही यहाँ पे आपकी सही है। तो ऐसा भी ध्यान रखें, कभी एग्जामिनर ऐसा पूछे, नियर बाय आपने ऑप्शन को देखना होता है। और मेरी एक बात याद रखें, मान लीजिए तुम्हें कभी 43.23 दिया हो, तो इसको 43 ही मानना है। अगर 43.52 दे दिया हो, तो इसको 44 कंसीडर करना है। अगर 5 से आगे कोई वैल्यू आ गई, तो उसको नेक्स्ट डिजिट से कंसीडर करो। अगर 5 से पीछे है, तो पीछे वाली ही आपने कंसीडर करनी है, अगर आपके सामने कोई ऑप्शन दी हुई है। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये होमवर्क है, ये आपने मुझे यहाँ पे बताना है। एक आपको एलसीएम वाला दिया, एक आपको क्वेश्चन नंबर 16। बता भी देता हूँ, कंसेप्ट है इसमें एमडी है, जो आज मैंने आपको अभी समझाया, इसका मुझे आपने आंसर बताना है। अब चलिए, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आपके सामने है, ये आपके पास सीरीज बताई हुई है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन। एक 4 है, एक 9 है, एक 19 है, एक 39 है। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या अरेंजमेंट आना चाहिए, ये आपने मुझे यहाँ पे बताना है। बताइए दोस्तों, क्या अरेंजमेंट आपके पास यहाँ आना चाहिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। पहले तो लगा कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लेकिन आगे अलग अलग। अब मुझे एक चीज लग रही है, 4 से जब मैंने 9 की तरफ जाना है, 4 2 जा 8 प्लस 1 बन रहा है, 9 2 जा 18 प्लस 1 बन रहा है, 19 2 जा 38 प्लस 1 बन रहा है। तो इसका भी क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 आपके पास बन रहा है, जो कि यहाँ पे बन रहा है 79, क्योंकि ये बन जाएगा 78 प्लस 1, जो कि आपके पास 79 आंसर आ जाएगा। अब चलिए, एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से आपसे पूछा गया है 4 क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 क्यूब। सोचिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 क्यूब। देखिए सारी ऑप्शन ही सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, आप खुद फाइंड आउट करो आप। 4 क्यूब मेरे को पता है 64, 5 का पता है मेरे को 125, 6 का क्यूब मुझे पता है 216 होता है। चाहे आप कर सकते हो 6 4 10 15 1 10 4, तो 405 ही आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन है सभी सेम थी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, ए रेसो बी आपके पास 5:6 है, और बी रेसो सी आपके पास 4:3 है, तो ए रेसो सी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले ए, फिर रेसो बी, फिर रेसो सी। रेसो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। तो जैसे कि ये है हमारा 5:6, अब देखो 5:6 है ए रेसो बी की, अब बी रेसो सी देखो, ये कितनी आई 4:3, जो इनके नियर बाय है उसको आगे लिख दो, जो इसके नियर बाय है उसको यहाँ पे लिखो। अब कैलकुलेट करो, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। अब रेसो किसकी पूछी है, ए रेसो सी की पूछी है। ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है 18। तो आप कैसे करेंगे, काट के इसको 2 10 जा, ठीक है, यहाँ पे 20:8 आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आंसर, ठीक है। यहाँ पे अब काटिए 10, और ये 2 9 जा 18, 10:9 यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। अब देखिए 18 यहाँ पे बन रहा है 10:9, तो दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे भी लगता है एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे इस तरीके से पूछा हो, तो एक ऑप्शन ही होनी थी यहाँ पे, तो 10:9 ही आपका यहाँ पे सही आंसर होना था, ठीक है। ये ऑप्शन होनी नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी ऐसा होना था 18:20 आपके पास हो सकता था,
ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ आप लोगों ने जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस क्वेश्चन को आपने अभी करना है और इसका आंसर मुझे बताना है। जैसे कि आपसे पूछा है, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन 60 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर डिस्टेंस आफ्टर 2 आवर्स कितना है। देखो, जब कोई ट्रेन ये इस डायरेक्शन से आ रही है, एक इस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड रिलेटिव स्पीड प्लस होती है कि माइनस होती है। पहले याद रखना, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है तो स्पीड प्लस होगी, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है तो प्लस हो रही है। तो यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या आएगी इसकी, 60 प्लस 90, जो कि कितना बने रहा है आपका, कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। अब इसने पूछा है डिस्टेंस 2 घंटे में कितना करेगा। अब स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता है, डिस्टेंस, अब एक मिनट, ये रिलेटिव स्पीड निकल गई आपकी। अब डिस्टेंस का फार्मूला सभी को पता है, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने निकाल दी 150, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 घंटे, यानी कि कितना आना था आंसर, 300 किलोमीटर आपके पास आंसर आना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपकी सही रहनी थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हमारा ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आज डीपीक्यू के हमारे 20 क्वेश्चन थे, इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो अब हम जो एचएएस की प्रेपरेशन करने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक खास न्यूज है कि हमारे जो भास्कर सर जी, जो असिस्टेंट रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, वो बताएंगे आपको स्ट्रेटेजी जो एचपीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो जुड़े रहें एचपीएस सिंप्लीफाइड के साथ, और बहुत जल्द भास्कर सर आपको समझाएंगे एचएएस की स्ट्रेटेजी के बारे में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।